नवनिर्माण सेनेच्या अध्यक्षांना म्हणजेच माननीय श्री राज ठाकरेजींना मी विनंती करते की त्यांनी या विराट सभेला संबोधित करावं. कभी मराठीवाद तो कभी हिंदुत्ववाद. जमलेल्या माझ्या सर्व हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, कभी नरेंद्र मोदी का समर्थन तो कभी उनका विरोध. हिंदुस्तान से तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनणारे भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर तो कभी किसी उत्तर भारतीय को पार्टी का महासचिव पद देना. होणार नाही, झेपणार नाही. राज ठाकरे की राजनीति सियासी पंडितों का सिर चकरा देती है. तुम्हाला युती म्हणून मतदान केलं, त्यांचं काय? क्योंकि उनकी पार्टी का इंजन अक्सर पटरी बदलता रहा है. – 2003 में बाला साहेब ठाकरे के तीसरे बेटे उद्धव ठाकरे को उनका सियासी वारिस घोषित किया गया. महाबलेश्वर में आयोजित किए गए एक सम्मेलन के दौरान उद्धव ठाकरे की बतौर शिवसेना के कार्याध्यक्ष नियुक्ति हुई. ये फैसला कईयों के लिए चौंकाने वाला था, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें की उम्मीद थी कि राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे का सियासी उत्तराधिकारी चुना जाएगा. राज ठाकरे को बाला साहेब के सियासी वारिस के तौर पर देखना तर्कहीन न था. राज ठाकरे न केवल बाला साहेब की तरह दिखते रहे हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व में बाला साहेब जैसी आक्रामकता रही है. त्याला खास करून धन्यवाद द्यायचे की एवढ्या सगळ्या चढउतार पाहिल्यानंतर देखील तुम्ही माझ्या बरोबर सगळेजण राहिलात. भाषण देने की शैली भी बिल्कुल बाला साहेब की तरह है और बाला साहेब की तरह ही कार्टूनिस्ट भी. बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पे सिर्फ राज ठाकरे दिखाई देते थे और उसकी वजह ये थी कि जब वो छोटे थे, 4 साल 5 साल के होने के साथ उनकी उंगली पकड़ के उनकी सभाओं में जाना, उनके कार्यक्रमों में जाना, उनके भाषण को सुनना और छुटपन से ही भाषण देना शुरू कर देना और बाला साहब की जो कलाकारी थी कार्टून बनाने की, उसको अंगीकार कर लेना, उसी तरह के उसी दिशा में कार्टून बनाना, विश्व स्तर के कार्टून बनाने शुरू कर देना. ये जो उनकी योग्यता थी, इस योग्यता की वजह से, इस आचरण की वजह से, ऑरेशन की वजह से, वो जो भाषण वक्तृत्व कला थी उसकी वजह से सबको ये लगता था कि बाला साहब के उत्तराधिकारी के तौर पे राज ठाकरे जी ही होंगे. लेकिन अचानक से किन्हीं कारणों से फोटोग्राफी कर रहे, दूर दराज जंगलों में घूम रहे फिर रहे और मुंबई से अलुप्त रहने वाले, राजनीति से दूर दूर तक का कोई नाता ना रखने वाले उद्धव ठाकरे को किसी ने उकसाया. उनको लगा कि नहीं, फोटोग्राफी में वो बात नहीं है जो राजनीति में है और धीरे धीरे वो राजनीति में सक्रिय हुए नहीं, राजनीति में सक्रिय कर दिए गए. और जब किसी को थोपा जाता है तो सीधी सी बात है, पिता अपने पुत्र को ही वरीयता देगा. खुद भी समझाते हैं, परिवार के लोग भी समझाते हैं. और उस वक्त में शिवसेना के जो उद्धव जी के करीबी थे वो कहने लगे थे कि राजा का बेटा ही राजा होगा. फिर वो महाबलेश्वर का कांड हो गया. राज ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के भाई श्रीकांत ठाकरे के बेटे हैं. जन्म के बाद उनका नाम स्वरराज ठाकरे रखा गया था क्योंकि उनका परिवार संगीत प्रेमी था, लेकिन आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में उनका नाम राज ठाकरे हो गया. बाला साहेब ठाकरे की तरह ही राज ठाकरे को भी कार्टून बनाने का शौक था, लेकिन परिवार में राजनीतिक माहौल होने के चलते राज ठाकरे भी धीरे धीरे शिवसेना में सक्रिय हो गए. तुम्हाला त्याच गोष्टी देऊ ज्या 50 वर्षापूर्वी आम्ही बोलत होतो, त्याच गोष्टी आम्हाला आज तुम्हाला द्याव्याशा वाटतात. 50 वर्ष काय उलटत होतात. बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें शिवसेना की छात्र इकाई भारतीय विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष बनाया. 90 के दशक के मध्य में उन्होंने मराठी नौजवानों को
रोजगार दिलाने के मकसद से शिव उद्योग सेना की शुरुआत की। पार्टी की इस नई इकाई की खातिर फंड जुटाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सभी चौंक गए। उन्होंने पॉप स्टार माइकल जैक्सन को मुंबई में एक शो आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। राज ठाकरे का यह फैसला शिवसेना की छवि से मेल नहीं खा रहा था। एक तरफ शिवसेना पश्चिमी संस्कृति के विरोध में वैलेंटाइन डे मनाने वाले प्रेमी युगलों को पीटती थी, तो दूसरी तरफ उसकी ओर से माइकल जैक्सन को बुलाया जाना बड़ा विरोधाभास था। इस बीच राज ठाकरे की जिंदगी में एक तूफान आया जिसने कि उनके सियासी सफर की दिशा बदल कर रख दी। ये तूफान था किणी कांड की शक्ल में। रमेश किणी नाम के एक शख्स से राज ठाकरे के दोस्त दादर के हिंदू कॉलोनी में उनके घर को खाली कराने के लिए दबाव डाल रहे थे और किणी इसके लिए तैयार नहीं थे। 23 जुलाई 1996 को रमेश किणी का शव पुणे के एक सिनेमा घर से बरामद हुआ। किणी की पत्नी शीला किणी ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे की ओर से रमेश किणी पर दबाव डाला जा रहा था और उस दिन रमेश किणी को प्रभा देवी स्थित सामना के दफ्तर में बुलाया गया था। रमेश किणी की मौत ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। उन दिनों महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार थी और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे। विपक्ष के कांग्रेसी नेता छगन भुजबल ने राज ठाकरे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी और आरोप लगाया कि किणी की हत्या के पीछे राज ठाकरे का हाथ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। राज ठाकरे को पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने हाजिर होना पड़ा। हालांकि ठाकरे गिरफ्तारी से तो बच गए, लेकिन उनके खास दोस्त आशुतोष राणे को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। भले ही ठाकरे जेल न गए हों, लेकिन इस विवाद के बाद से शिवसेना में उन्हें दरकिनार किया जाने लगा। यही वो मोड़ था जब उद्धव ठाकरे ने पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। इसके बाद से राज और उद्धव के बीच खींचतान की खबरें भी आने लगीं। अंदरूनी राजनीति में उद्धव का पलड़ा भारी हो रहा था। राज ठाकरे और उनकी टीम के लोग भी बड़े फैसलों में दरकिनार किए जाने लगे। विधानसभा और मुंबई महानगर पालिका के चुनावों में राज ठाकरे के समर्थकों के टिकट कटने लगे। जैसे ही कार्यकारी अध्यक्ष बने, उनके सारे कामों को रोक दिया गया, उनके होर्डिंग्स बैनर लगने बंद कर दिए गए, उनको कार्यक्रम में बुलाया जाना बंद कर दिया गया। उस वक्त में कौरवों और पांडवों का युद्ध जिस तरह से हुआ था, तब कृष्ण गए थे ये बात करने के लिए, भैया कि ज़्यादा नहीं तो 5 गांव तो दे दो। तो इसी तरह से राज ठाकरे की तरफ से ये कहा गया कि भैया मुझे पूरा महाराष्ट्र मत दो, मुझे काम करने के लिए कोई एक क्षेत्र तो दे दो। तब ये सोच के कि नासिक तो एकदम बंजर भूमि है, उत्तर महाराष्ट्र में तो कुछ है नहीं, जाओ जाके बंजर भूमि में फसल होगा। राज ठाकरे को नासिक की जिम्मेदारी दे दी गई और नासिक में जब उन्होंने अच्छा काम किया और वहाँ जब सफलताएं मिलने लगी, तो धीरे धीरे उनसे नासिक भी छीन लिया गया। आप दे भी रहे हो, आप छीन भी रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, आप उनको साथ नहीं बिठाना चाहते हो, आप उनको राजनीति में नहीं रहने देना चाहते हो। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी की एक मिसाल साल 2003 में देखने मिली, जब उद्धव ठाकरे ने मी मुंबईकर नाम की एक मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत उद्धव ठाकरे का इरादा सभी प्रांत के लोगों को शिवसेना के साथ जोड़ने का था, लेकिन राज ठाकरे ने इसका एकदम उल्टा कर दिया। राज ठाकरे के समर्थकों ने मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर रेलवे की भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से आए परीक्षार्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक तरफ जहां सामना अखबार का हिंदी संस्करण निकालकर उत्तर भारतीय महासम्मेलन आयोजित करके और बिहारी नेता संजय निरुपम को राज्यसभा में भेजकर उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीयों और शिवसेना के बीच पुल बना रहे थे, तो दूसरी तरफ हिंसा करवाकर राज ठाकरे ने उद्धव के इरादों पर पानी फेर दिया। उस वक्त जो आंदोलन हुआ था
वो आंदोलन किसी उत्तर भारत के विरोध में नहीं था, वो आंदोलन भी बिहार के विरोध में नहीं था, वो आंदोलन भी उत्तर प्रदेश के विरोध में नहीं था, वो आंदोलन सरकार की एक नीति के विरोध में था। और वो नीति सिर्फ इतनी सी थी कि महाराष्ट्र में रेलवे की नौकरियों का अगर जगह खाली है, उसका विज्ञापन महाराष्ट्र के अखबारों में क्यों नहीं निकलता है। 2003 में कार्याध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पार्टी में उद्धव ठाकरे का दबदबा और बढ़ गया और इसी के साथ राज ठाकरे के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट भी बढ़ गई। उद्धव ठाकरे ने अपने भरोसेमंद लोगों का एक घेरा बना लिया था और वही गिने चुने लोग सारे फैसले लेते थे। राज ठाकरे की पार्टी में चलनी बिल्कुल बंद हो गई। पार्टी में हो रहे इस व्यवहार से आहत राज ठाकरे का मन राजनीति से उचट गया। उन्होंने राजनीति छोड़कर फिल्में बनाने का फैसला लिया, लेकिन फिल्मकार साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें समझा दिया। एक बार उनको मन में आया कि वो फिल्म के प्रोड्यूसर बन जाते हैं और उस दिशा में काम की, लोगों से मुलाकात की, साजिद नाडियाडवाला से मिले और साजिद नाडियाडवाला जैसे लोगों ने उनको समझाया कि नहीं राज ठाकरे जी, आपका जो क्षेत्र है वो प्रोड्यूसर बनने से ज़्यादा राजनीति के लिए है और महाराष्ट्र के लिए है, आप वहीं रहिए। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और अगले साल उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। हालांकि राज ठाकरे शिवसेना से तो अलग हो गए, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि बाला साहेब ठाकरे उनके आदर्श बने रहेंगे। पार्टी की विचारधारा के रूप में उन्होंने वही मराठीवाद और परप्रांतीय विरोध चुना, जिनके आधार पर बाला साहेब ने 60 के दशक में शिवसेना की स्थापना की थी। मुख्यमंत्री पद मिळालं नाही म्हणून मी विरोध नाही केला। 2009 के विधानसभा चुनावों से पहले राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ खूब हिंसा की और महाराष्ट्र के कई शहरों से उत्तर भारतीयों को पलायन करना पड़ा। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राज ठाकरे की गिरफ्तारी भी हुई। राज ठाकरे की पार्टी चर्चित हो गई और कई मराठी युवा उनके साथ हो लिए। 2006 में जब राज साहब ने नई पार्टी की ऐलान की तो उनका विजन, उनका स्पीच और महाराष्ट्र के दायित्व से उनको जो महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहते थे, वो सारी बातें हम यूथ लोगों को बहुत पसंद आ गई। मतलब पूरे महाराष्ट्र को भी पसंद आ गई। हम अट्रैक्ट हो गए कि यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ काम करने में मजा है। तो वो हिसाब से हम साहब के साथ जुड़ गए। साहब का आदेश जब भी आता था तो हम नासिक में पहले काम करते थे। नासिक को हमने मतलब मनसे का बाले किला बना दिया था। माननीय राज साहब जब शिवसेना में थे तब से ये नासिक शहर है वो माननीय राज साहब से बहुत ही प्रभावित है। उनको ये शहर पे बहुत ही लगाव है, प्रेम है। जैसे आपने देखा कि पहली बार जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चुनाव में गई तो विधायक के चुनाव हो गए। 2009 में उनका विधायक के चुनाव हो गए थे। उस टाइम हमारे 3 एमएलए नासिक नगर से चुन के आए थे और उसके बाद में नासिक महानगर पालिका का चुनाव हो गया था। उस टाइम हमारे 40 नगर सेवक नासिक में चुन के आए थे और उसके बाद में नासिक नगर में बहुत ही बड़ा काम माननीय राज साहब ने नासिक नगर में करके दिखाया था। 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी के 13 उम्मीदवार जीते। हालांकि 288 सीटों वाली विधानसभा में ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं था, लेकिन शिवसेना की नींद उड़ाने के लिए काफी था। राज ठाकरे की एमएनएस शिवसेना की प्रतिद्वंदी बनकर उभरी थी। एमएनएस के उम्मीदवारों ने शिवसेना के मराठी वोट बैंक में सेंध लगाई थी। यहां तक कि उस दादर इलाके में एमएनएस के उम्मीदवार ने शिवसेना को हरा दिया, जहां शिवसेना भवन है और जो हमेशा से शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है। लोग शिवसेना के अस्तित्व को लेकर आशंकित हो गए और कहा जाने लगा कि आने वाले वक्त में एमएनएस ही शिवसेना की जगह लेगी। 2009 के विधानसभा चुनाव के 3 साल बाद महाराष्ट्र के नासिक शहर ने राज ठाकरे को राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए सबसे बड़ा मौका दिया। 2012 में नासिक महानगर पालिका के चुनाव हुए और उन चुनावों में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य के किसी शहर में पहली बार
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई मेयर चुना गया। 2009 के विधानसभा चुनावों में एमएनएस के जो 13 विधायक चुने गए थे, उनमें से 3 अकेले नासिक से ही थे। नासिक महाराष्ट्र के बड़े शहरों में से एक है और यहां कामयाबी हासिल करके राज ठाकरे ने साबित किया कि वो आने वाले वक्त में पूरे राज्य की सियासत को प्रभावित करने का दमखम रखते हैं। राज ठाकरे ने नासिक की जनता से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो नासिक शहर का कायाकल्प कर देंगे, और ये काम उन्होंने एक बड़ी हद तक किया भी। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था गोदा पार्क का। नासिक शहर से होकर गोदावरी नदी गुजरती है और राज ठाकरे चाहते थे कि इसके रिवर फ्रंट को चकाचक कर दिया जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए। लेकिन वक्त के साथ न तो गोदावरी के तट का सौंदर्य बरकरार रह पाया और न ही राज ठाकरे का सियासी रसूख। 2017 के महानगर पालिका चुनाव में उनकी पार्टी से नासिक की सत्ता छिन गई और फिर उनके गोदा पार्क प्रोजेक्ट का ये हाल हुआ। दरअसल राज ठाकरे का सियासी ग्राफ 2014 से ही गिरना शुरू हो गया था, जब उनकी पार्टी विधानसभा में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई। 2019 के विधानसभा चुनावों में भी एमएनएस का सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीता। राज ठाकरे के तमाम वफादार नेता एक एक करके उनका साथ छोड़कर जाने लगे। उन्हें छोड़ने वाले नेताओं का आरोप है कि राज ठाकरे का मनमौजी तरीका उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा था। नासिक के नितिन भोसले उन नेताओं में से एक हैं जो एमएनएस के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन अब शरद पवार वाली एनसीपी में हैं। तो पहले तो हम लोग बीजेपी के साथ लड़ते थे, हमारा राइवल बीजेपी था, 3 बार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और बाद में अचानक आप बोलेंगे नहीं, अपने को उनको सपोर्ट करना है, उनको वोट देना है, और महाराष्ट्र के लोगों को अच्छा नहीं लगा। भोसले की ही तरह कई पुराने साथी राज ठाकरे का साथ छोड़ गए। इसके बावजूद उनकी सभाओं में भीड़ कम नहीं हुई, पर यह सिर्फ भीड़ थी, वोट नहीं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता महाराष्ट्र का अगर कोई है तो उसका नाम राज ठाकरे है। लेकिन ये जो लोकप्रियता है, ये किन्हीं कारणों से वोट में नहीं बदल पाती। वोट में ना बदलने के कई कारण हो सकते हैं, उसके अलग अलग स्तर पे अलग अलग विश्लेषण किए जाते रहे हैं, आगे भी किए जाते रहेंगे, पार्टी के अंदर भी किए जाते हैं। और मैं जितना जानता हूँ राज ठाकरे खुद भी इन बातों को एनालिसिस करते हैं, कई बार चिढ़ भी जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ उस चुनाव में प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके उनके निशाने पर होते थे। उस दौरान राज ठाकरे की सभाओं में मंच पर एक स्क्रीन लगाई जाती थी, जिस पर नरेंद्र मोदी के पुराने बयान दिखाकर राज ठाकरे बताते थे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। बाजूनी सगळीकडनं येत आहेत, त्याच्याबद्दल काही नाही आम्हाला। यही राज ठाकरे 2011 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो गुजरात गए थे। करीब हफ्ते भर के गुजरात दौरे के बाद राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की खूब तारीफ की। नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये कहने वाले सबसे शुरुआती लोगों में से एक राज ठाकरे थे। मोदीजी, आपण मुंबईमध्ये याच्या अगोदर अनेकदा आलात। नरेंद्र मोदी के साथ अपनी करीबी के मद्देनजर 2014 के लोकसभा चुनावों में ठाकरे ने बीजेपी उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। अब जो राज ठाकरे 2014 में नरेंद्र मोदी के दोस्त थे, वही राज ठाकरे 2019 में नरेंद्र मोदी के विरोधी बन गए। आणि 2014ला आपण कमळ बाहेर काढलं। लेकिन राज ठाकरे का मोदी विरोध ज्यादा दिनों तक टिक न सका। लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से राज ठाकरे को सम्मन आ गया। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट
एक 10 साल पुराने रियल एस्टेट के मामले की जांच कर रही थी। जिस कंपनी की जांच ईडी की ओर से की जा रही थी, राज ठाकरे ने उसकी हिस्सेदारी काफी पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी ईडी ने उन्हें इस जांच में घसीट लिया। 22 अगस्त 2019 को दक्षिण मुंबई के बेलाड स्टेट में ईडी के इसी दफ्तर में राज ठाकरे के साथ करीब 9 घंटे तक पूछताछ हुई। उस पूछताछ के बाद राज ठाकरे की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद से राज ठाकरे की राजनीति बदली बदली सी नजर आई। उस दिन के बाद से राज ठाकरे ने कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी में भी बदलाव किए। एमएनएस के चौरंगी झंडे को हटाकर भगवा झंडा अपना लिया। जो राज ठाकरे अब तक मराठीवाद की बात करते थे, वो हिंदुत्ववाद की बात करने लगे। अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता साबित करने के लिए उन्होंने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाए जाने का विरोध किया और धमकी दी कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर जाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढ़ताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? 3 तारखेला ईद आहे, त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। हिंदी भाषी वागीश सारस्वत राज ठाकरे की पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता हैं। 90 के दशक में सारस्वत पत्रकार हुआ करते थे और शिवसेना बीट कवर करते थे। इसी दौरान इनकी राज ठाकरे से दोस्ती हुई। राज ठाकरे ने साल 2006 में शिवसेना से निकलकर जब अपनी पार्टी बनाई तो इन्हें भी जोड़ लिया। सारस्वत का कहना है कि राज ठाकरे बाकी नेताओं से हटकर सोचते हैं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके बड़ी मेहनत से महाराष्ट्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था। 2012 में मुंबई महानगर पालिका चुनाव की खातिर ठाकरे ने उम्मीदवारों के चयन का एक अलग तरीका अपनाकर सबको चौंका दिया था। राज ठाकरे ने कहा कि टिकट उसी को मिलेगा जो उनकी ओर से ली गई लिखित परीक्षा पास करेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का निर्माण किया था तो राज ठाकरे जी का बहुत क्लियर विजन था और उस विजन पे धूल अभी भी नहीं पड़ी है। वो ये चाहते थे कि भारत में जिस तरह की राजनीति होती है, सारे दल जिस तरह की राजनीति करते हैं, उससे अलग हटके कुछ नया किया जाए। और यही कारण है कि जब शुरुआती दौर में पार्टी बनाने की प्रक्रिया से जब गुजर रहे थे, तब उन्होंने अपना एक विजन रखा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे महाराष्ट्र का जो किसान है वो ट्रैक्टर तो चलाए, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के साथ साथ वो ब्रांडेड जीन्स भी पहने और टी शर्ट भी पहने। यानी महाराष्ट्र के हर नागरिक का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए वो विजन डॉक्यूमेंट लेके आए। उनके महाराष्ट्र का कैसे कायाकल्प किया जा सकता है, आज तक किसी दूसरे नेता ने नहीं बताया। राज ठाकरे ने अब अपने बेटे अमित को राजनीति में उतार दिया है और चुनाव प्रचार के लिए अमित ठाकरे भी राज्य के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल इनकी पार्टी महाराष्ट्र के किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। 2019 में राज ठाकरे ने कहा था कि वो विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य सत्ता हासिल करना है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी पार्टी एक विधायक वाले आंकड़े से आगे बढ़कर सत्ता का स्वाद चख पाती है। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।